नमस्कार। आज हम फूड चेन एंड फूड वेब पढ़ेंगे। हिंदी में बोले तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। अगर हम इसकी परिभाषा की बात की जाए, परिभाषा इसकी ऐसी है कि खाद्य श्रृंखला जीवों की एक रेखीय श्रृंखला होती है जो कि प्रोड्यूसर्स से शुरू होकर डिकम्पोजर्स पे खत्म हो रही है। प्रोड्यूसर्स जैसा कि उत्पादक, जैसे कि पादप, और डिकम्पोजर्स यानी कि अपघटक। खाद्य जाल की बात की जाए तो खाद्य जाल कई खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से बना होता है। ये आपस में जब कई खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ में इंटरकनेक्ट हो जाती है या आपस में एक दूसरे के टॉपिक लेवल अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो एक नेट का निर्माण होता है। उसको हम कहते हैं खाद्य जाल या फूड वेब। अन्य शब्दों में समझाया जाए, खाद्य श्रृंखला एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक एनर्जी फ्लो को दर्शाने वाला एक पाथवे या ऑर्डर है। एक कम्युनिटी में जिसमें प्रोड्यूसर्स या उत्पादक, कंज्यूमर्स या उपभोक्ता तथा डिकम्पोजर्स या अपघटक होते हैं, उसमें एनर्जी का फ्लो का एक विशेष पाथवे या रास्ता होता है। खाद्य श्रृंखला उसी को दर्शाता है। एनर्जी का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, परंतु यह एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में विभिन्न ऑर्गेनिजम्स के माध्यम से फ्लो होती है। यही खाद्य श्रृंखला दर्शाती है। अगर खाद्य श्रृंखला के प्रकारों की बात की जाए तो इसके दो बेसिक टाइप होते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन यह श्रृंखला हरे पादपों से शुरू होती है, फिर शाकाहारी प्राणियों से फिर मांसाहारी प्राणियों तक जाती है। जैसे कि हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा सन एनर्जी को स्थिरीकृत करके फूड का निर्माण करते हैं, उसको फिर शाकाहारी खाते हैं, शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं, छोटे मांसाहारियों को बड़े मांसाहारी खाते हैं। फिर जब उन सबकी मौत हो जाती है तो लास्ट में डिकम्पोजर्स या अपघटक उनको अपघटन कर देते हैं या डिकम्पोज कर देते हैं। उनके न्यूट्रिएंट्स और सारे के सारी एनर्जी वापस सॉइल में चली जाती है। इस प्रकार एक फूड चेन, एक साइकिल का निर्माण होता है। ये फूड चेन ग्रेजिंग फूड चेन कहलाती है। ग्रेजिंग फूड चेन भी दो प्रकार की होती है। प्रेडेटर फूड चेन, जहां ऑर्गेनिज्म की श्रृंखला सामान्यतः साइज के अनुसार छोटे से बड़ी हो जाती है। जैसा कि सामान्यतः मैंने बताया था, प्लांट्स को शाकाहारी खाते हैं, प्लांट से शाकाहारी बड़े होते हैं, शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं, उनसे बड़े मांसाहारी को उनसे बड़े मांसाहारी खाते हैं। तो इस प्रकार इस श्रृंखला के ऑर्गेनिज्म शुरू से लेकर आखिर तक जीवों का साइज या आकार बढ़ता जाता है। ऐसी फूड चेन को हम प्रेडेटर फूड चेन कहते हैं। इसी के अंदर दूसरे टाइप की फूड चेन होते हैं जिसको हम कहते हैं पैरासाइट फूड चेन। पैरासाइट फूड चेन के अंदर ऑर्गेनिजम्स का आकार श्रृंखला के बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे कम हो जाता है। पैरासाइट मतलब परजीवी। जैसे कि एक प्रेडेटर फूड चेन का एक एग्जांपल दिया गया है। ग्रासेस, ड्वार्फ विलोस, नीचे फिर उसको कैरिबू रेंडियर खाते हैं, लेमिंग आर्कटिक ग्राउस खाते हैं, उनको फिर मैन, वुल्फ, आर्कटिक वाइल्ड फॉक्स, स्नो आउल वो खाते हैं। और पैरासाइट फूड चेन के एग्जांपल की बात करें तो जो वेजिटेबल क्रॉप्स होती है, जो सब्जियों की फसलें होती हैं, उनकी जड़ों के ऊपर कौन पाया जाता है? परजीवी के रूप में निमेटोड्स। निमेटेड के ऊपर परजीवी कौन पाए जाते हैं? बैक्टीरिया। जैसा कि पैरासाइट फूड चेन में कहा गया है कि श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ जीवों का आकार कम होता जाता है। इसके अंदर दर्शाया जा रहा है कि जैसे वेजिटेबल की क्रॉप्स बड़ी है, उनके ऊपर जो निमेटोड्स परजीवी पाए जाते हैं वो उनसे छोटे होते हैं, और निमेटोड्स के ऊपर परजीवी के ऊपर बैक्टीरिया परजीवी पाए जाते हैं, वो निमेटोड से भी छोटे होते हैं। तो इसके अंदर श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ जीवों का आकार कम होता जाता है। इसी प्रकार हम दूसरे उदाहरण दिया जाए तो इसमें जैसे मेमल्स और जो बर्ड्स होते हैं, जो स्तनधारी और पक्षियों के ऊपर फ्लीज परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जो उनसे आकार में छोटे होते हैं। और फ्लीज के ऊपर प्रोटोजोआ परजीवी पाए जाते हैं, जो एक कोशिकी जीव होते हैं वो परजीवी पाए जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी मेमल्स और बर्ड्स, फिर फ्लीज, फिर प्रोटोजोआ, श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ जीवों का आकार छोटा होता जा रहा है। तो इस प्रकार की फूड चेन को हम पैरासाइट फूड चेन कहते हैं।
अगर इनके हाइलाइट्स की बात की जाए तो पैरासाइट्स तथा प्रेडेटर दोनों ही कंज्यूमर होते हैं। पहले लक्षण की बात की जाए दोनों प्रकार के फूड चेन में। दूसरा पॉइंट है हरे पादपों के पैरासाइट शाकाहारी होते हैं, जबकि एनिमल्स पर पाए जाने वाले पैरासाइट्स विभिन्न मांसाहारी श्रेणियों के होते हैं। तीसरा इसका पॉइंट कहता है पैरासाइट फूड चेन सामान्यतः प्रेडेटर फूड चेन से छोटी होती है, क्योंकि इस श्रृंखला में आगे बढ़ने के साथ साथ बायोमास तथा एनर्जी का लेवल कम होता जाता है। जैसा कि बताया गया था, पैरासाइट फूड चेन में श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ जीवों का साइज छोटा हो जाता है। जीवों का साइज छोटा होने से क्या होता है कि उनके अंदर एनर्जी लेवल भी धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी श्रृंखला और उनसे छोटे हो जाएंगे तो उनमें एनर्जी लेवल कम होगा, तो इस प्रकार वो श्रृंखलाएं ज़्यादा लंबी नहीं होती है। सेकंड टाइप होता है डेट्रिटस फूड चेन। ये श्रृंखला डेड ऑर्गेनिज्म मैटर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म तथा उसके बाद डेट्रिटस फीड ऑर्गेनिज्म या डेट्रीवोरस तथा उनके प्रेडेटर तक जाती है। इसका एग्जाम्पल की बात की जाए तो सबसे पहले डेड ऑर्गेनिक मैटर को फिर माइक्रोनिज्म्स उन पर डिपेंड करते हैं। सूक्ष्म जीव के ऊपर फिर स्मॉल फिशेस डिपेंड करती है, स्मॉल फिशेस के ऊपर लार्ज फिशेस डिपेंड करती है, फिर लार्ज फिशेस के ऊपर और भी अगर जैसे बात की जाए बड़ी फिशेस या ह्यूमंस डिपेंड करते हैं। तो ये प्रकार की फूड श्रृंखला डेट्रिटस फूड चेन कहलाती है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है डेट्रिटस फूड चेन का एक और उदाहरण प्लांट्स है, पत्तियों हैं, प्लांट्स के पत्तियां गिर गई, अब उनका अपघटन होता है। अपघटन कौन करते हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म। इधर दूसरी तरफ दिखाया गया एनिमल्स के जो अपशिष्टों का अपघटन कौन करते हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म के ऊपर कौन डिपेंड करते हैं? छोटे छोटे जीव के ऊपर बड़े इंसेक्ट डिपेंड करते हैं। बड़े इंसेक्ट से ऊपर उनके ऊपर बड़े जीव डिपेंड करते हैं और उसके बाद अधिक बड़े जीव उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे छोटा दिखाया गया है, केकड़ा खा रहा है, केकड़े को अर्थवॉर्म खा रहा है, अर्थवॉर्म को फिर फिशेस खा रही है, प्रॉन खा रहे हैं, फिर उसके ऊपर उनको और बड़े जीव खा रहे हैं। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे डेट्रिटस फूड चेन अपर्दन खाद्य श्रृंखला काम करती है। इसमें शुरू में जो श्रृंखला बढ़ती है तो पहले माइक्रोऑर्गेनिज्म में जीवों का आकार छोटा होता है, उसके बाद जीवों का आकार बड़ा होता जाता है। अगर इसके हाईलाइट से विशिष्ट लक्षणों की बात की जाए तो इसमें बोलेंगे कि पहला पॉइंट है लगभग सभी इकोसिस्टम में डेट्रिटस या ग्रेजिंग फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट होती है। सिंपल ही है कि डेट्रिटस फूड चेन में आपको समझा चुका हूँ और ग्रेजिंग फूड चेन आपको समझा चुका हूँ। इंटरकनेक्ट कैसे होती है? क्योंकि मान लीजिए एक इंसेक्ट को, छोटे इंसेक्ट को मछली भी खाती है, पक्षी भी खाते हैं, छिपकली भी खाती है, गिरगिट भी खाते हैं। ये सब अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं का हिस्सा होती है, परंतु एक इंसेक्ट को सब खा रहे हैं तो ये आपस में इंटरकनेक्ट हो रही है। अब जैसे एक छिपकली को सांप भी खाता है, बाज भी खाता है, और लोमड़ी भी खाती है। तो ये मतलब एक जीव को एक से अधिक जीव खा सकते हैं और एक जीव भी एक से अधिक जीवों को खा सकता है। तो इससे सभी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती है। इसी प्रकार खाद्य जाल का भी निर्माण होता है। तो यही है कि ये बात कह रही है कि लगभग सभी इकोसिस्टम में डेट्रिटस और ग्रेजिंग फूड चेन आपस में जुड़ी भी होती है, इंटरकनेक्ट होती है। अब डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला का भी अंत में ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला के समान होता है, मतलब दोनों का एंड जो होता है सेम होता है। दोनों का एंड लास्ट में बड़े जीव के बाद उनकी डेथ होती है, फिर डिकम्पोजर खत्म करता है, परंतु दोनों श्रृंखलाओं का प्रारंभ अलग अलग तरीके से होता है। कैसे? कि डेट्रिटस फूड चेन में जो प्रारंभ होता है कि पहले डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव निर्भर करते हैं, फिर उनको बड़े जीव खाते हैं। परंतु ग्रेजिंग फूड चेन में स्टार्टिंग कहाँ से होती है? प्लांट से या फूड से, परंतु अंत दोनों का एक ही होता है। और डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला अधिक जटिल तथा कई इकोसिस्टम में अधिक इम्पोर्टेंट होती है। ये सिंपल सी बात है क्योंकि उसके अंदर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं, फिर उनके ऊपर बड़े ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं। तो ये श्रृंखला एक अधिक कॉम्प्लेक्स लेवल पे होती है और ये एक अधिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला रेसिस्टेंस, वेदर तथा अन्य परिप्रेक्ष्य में ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला से अधिक स्थायी होती है। मतलब जो अपर्द खाद्य श्रृंखला होती है वो प्रतिरोध, वातावरण तथा अदर कॉन्सेप्ट के थ्रू ये अधिक स्टेबल और अधिक कॉम्प्लेक्स होती है ग्रेजिंग फूड श्रृंखला से।
डायटेटिस खाद्य श्रृंखला में फीडर अधिक विविधता दिखाते हैं। इनमें से कुछ पादप पर, कुछ शाकाहारियों पर, कुछ मांसाहारियों पर, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जैसे कि बताया कि अपर खाद्य श्रृंखला के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बड़े जीवों के डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो डेफिनेटली इनमें काफ़ी विविधता होती है। जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरे हुए पादपों को खाते हैं, कुछ मरे हुए जीवों को खाते हैं, कुछ मरे हुए एक्वेटिक एनिमल्स को खाते हैं। तो इनके अंदर वैरायटी कहीं अधिक पाई जाती है। अब हम बात करते हैं खाद्य जाल या फूड वेब की। जब मैंने आपको इसमें प्रीवियसली बता चुका हूँ कि बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं या फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती है, तब फूड वेब का निर्माण किया जाता है। अगर इसको बड़े परिदृश्य में देखा जाए तो खाद्य जाल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में एनर्जी फ्लो का रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन कर जाते हैं। एक परितंत्र या इकोसिस्टम के अंदर एक खाद्य जाल जितना जटिल होगा या बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जितनी ज़्यादा मात्रा में आपस में इंटरकनेक्टेड होगी, वह इकोसिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें एनर्जी के फ्लो के रास्ते बहुत सारे होंगे। जैसे सिंपली बात समझ आए, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, एक कीड़े को छिपकली भी खाती है, पक्षी भी खाते हैं, मछली भी खाती है, और मछलियों को बड़ी मछलियाँ भी खाती है, वुल्फ भी खाते हैं। मतलब एक जीव को कई जीव खाते हैं और एक जीव कई जीवों को खाता है। तो इससे ही आपस में श्रृंखलाएं इंटरकनेक्ट हो जाती है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि मान लो अगर एक जीव अगर एक्सटिंक्ट या नष्ट भी हो जाए तो वो एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि वो दूसरे रास्ते से चलता रहता है। तो उससे वो इकोसिस्टम बहुत स्टेबल हो जाता है। यही बात यह कह रहा है। एक अकेले जीव को विभिन्न जीव खाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बात बताई है। एक जीव कई अलग जीवों या पादपों को खाता है। इस कारण एक खाद्य श्रृंखला एनर्जी फ्लो के एक प्रॉपर मैनर में नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि बहुत से ट्रॉपिक लेवल आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। ट्रॉपिक लेवल से आप मतलब समझते हो, एक खाद्य श्रृंखला का एक चरण, जैसे पादप सन से एनर्जी बना रहे हैं, वो एक ट्रॉपिक लेवल है। वो क्या हुए? प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स खा रहे हैं प्राइमरी, तो वो दूसरा ट्रॉपिक लेवल है। जैसे कि शाकाहारी एनिमल्स, अब शाकाहारी एनिमल्स को मांसाहारी खा रहे हैं, तीसरा ट्रॉपिक लेवल है। जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दे चुका हूँ कि सभी ट्रॉपिक लेवल आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, जिससे फूड वेब का निर्माण होता है। और खाद्य जाल एक इकोसिस्टम में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक इंटरेक्शन दिखाते हैं, जो कि एक स्टेबल इकोसिस्टम का निशानी है या एक स्टेबल इकोसिस्टम को दर्शाते हैं। यह एक खाद्य जाल का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट डायग्राम की आपको खाद्य जाल में दिखाया गया है। डायग्राम में साफ मालूम पड़ रहा है प्लांट्स को एनर्जी फ्लो कर रहा है। नीचे से प्लांट्स को डिकम्पोजर्स भी खा रहे हैं, फिर उनको इंसेक्ट खा रहे हैं। इंसेक्ट को बड़े इंसेक्ट खाते हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, लास्ट में उनको बर्ड्स खा रहे हैं, बड़े मेमल्स खा रहे हैं उन बर्ड्स को। तो आपस में सभी जो फूड चेन है आपस में गुथ गई या इंटरकनेक्ट हो गए। सभी जीव आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। तो यही एक खाद्य जाल कहलाता है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और है, जिसमें सन्य प्रोड्यूसर द्वारा एनर्जी का उत्पादन हो रहा है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इन सबको फूड रिमेन्स आते हैं, इनको डेटेट्स खा रहे हैं, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूसर फिर से बना रहा है। तो ये एक हेल्दी इकोसिस्टम की निशानी है, जिसमें डेटेट्स फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन सभी आपस में मिक्स होते हैं और डिफरेंट टाइप के फूड चेन्स आपस में कनेक्ट होकर फूड वेब बनाते हैं और एक स्टेबल इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।